तो 11th क्लास की केमिस्ट्री में सबसे बेसिक जो चैप्टर है, एक तो होता है सबसे फर्स्ट चैप्टर 11th क्लास की केमिस्ट्री का, सम फंडामेंटल कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, जिसमें मोल कंसेप्ट, रिएक्शंस, एलिमेंट्स, कंपाउंड्स, इन सब के बारे में अपन पढ़ते हैं। इसके बाद केमिस्ट्री 11th क्लास की केमिस्ट्री में जो नेक्स्ट फंडामेंटल चैप्टर आता है, ये आता है एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम एटम की स्ट्रक्चर, एटम के अंदर एटम के अलग अलग जो मॉडल्स हैं, सबसे पहले तो उनको समझते हैं। जे जे थॉम्सन मॉडल मॉडल हो गया, रदरफोर्ड मॉडल हो गया, फिंडील्स बोर मॉडल हो गया। तो इस तरह से कई तरह के मॉडल्स जो हैं, फिर लास्ट में क्वांटम मैकेनिकल मॉडल आ जाता है। क्योंकि हिस्टोरिकली जितने भी साइंटिस्ट लोग थे, इन्होंने जब अलग अलग एक्सपेरिमेंट किए, और उन एक्सपेरिमेंट्स में भी क्या, जैसे लॉज ऑफ मास कंजर्वेशन हो गया, या फिर लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन, जो केमिस्ट्री के फंडामेंटल लॉ है किसी भी रिएक्शन के लिए। इन लॉज को समझाते समय मैंने समझाया था कि जो लॉज ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन है, वो ये इंडिकेट करता है कि जो फंडामेंटल लेवल है ना इस नेचर का, वहां पर कंटिन्यूअस एग्जिस्टेंस नहीं, वहां पे डिस्क्रीट एग्जिस्टेंस है, यानी कि वहां पे चीजें कैसे एग्जिस्ट करती है, छोटे छोटे टुकड़ों में एग्जिस्ट करती है। तो कौन से दो लॉज, और दो लॉज में भी सबसे ज्यादा अहम लॉ कौन सा, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन। मैंने दूल्हे और दुल्हनों का एग्जाम्पल दिया कि वहां पर जो पेयरिंग है, जोड़े जो हैं वो 1:1 में, जैसे दूल्हा और दुल्हन का जो पेयर बनता है सामूहिक विवाह में 1:1 के पेयर में बनता है, तो वहां पर लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन फॉलो हो रहा है। तो एक तरह से डिस्क्रीट, यानी कि छोटे छोटे स्मॉल अलग अलग पीसेज में हमारा नेचर में भी क्या होता है, फंडामेंटल एग्जिस्टेंस होता है। जैसे आप कोई अपने आसपास टेबल देख रहे हो, कोई दीवार देख रहे हो, अपने हाथ को देख रहे हो, कुछ भी देख रहे हो, ये एग्जिस्टेंस में जो, अगर हम इसको जूम करते जाएं, अंदर ही अंदर जाके देखे 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 देखे, तो हमें वहां पे क्या दिखाई देगा, छोटे छोटे टाइनी एटम्स में दिखाई देगा। तो एटम जो शब्द है, सबसे पहली बात तो एटम वर्ड कहाँ से आया, है ना। एटम, जो वर्ड एटम है, एटम वर्ड जो आया है वो एक लैटिन वर्ड है। जैसा कि आप जानते हो, साइंस में जो ग्रीक्स थे, लैटिन्स थे, उनके जो फिलोसफर्स थे, वो पहले काफी एडवांस हुआ करते थे, उन्होंने बहुत सारी थ्योरीज दी थी। सिस्टमेटिकली जो इंग्लिश या ब्रिटिश जो है, वो तो बाद में साइंस के क्षेत्र में आए। पहले फिलोसफर्स जो थे, वो साइंस पे उनकी काफ़ी अच्छी पकड़ थी, या फिर वही नॉलेज ड्रिविंग सोर्स थे सोसाइटी के। समाज में ज्ञान क्या होगा, वही डिसाइड करते थे। तो लैटिन वर्ड है एटम। एटम वर्ड आया है एटॉमिका से। किससे आया एटम, जो वर्ड है एटम, ये आया है एटॉमिका से, है ना। ये आया है एटॉमिका से। एटम वर्ड आया है एटॉमिका। एटॉमिका वर्ड का जो, जैसे अपन कोई वर्ड होता है तो उसका संधि विच्छेद करते हैं ना, कोई एक सिंगल वर्ड होता है तो, जैसे चतुर्भुज, चार भुजाएं हैं जिसकी, है ना। नैन सुख, जो नैनों का सुख लेता है ना। अलग अलग ऐसे अपन संधि विच्छेद करते हैं ना, कोई एक वर्ड होता है। तो एटॉमिका वर्ड भी जो है, इसका भी जो लॉन्ग वर्ड का मतलब है वो ये होता है कि समथिंग विच कैन नॉट बी कट, समथिंग विच कैन नॉट बी कट, विच कैन नॉट कट, ऐसा कुछ जिसको कट नहीं किया जा सकता, उसको क्या बोला गया था, एटॉमिका वर्ड से डिनोट किया गया, कि ऐसा कुछ जिसको कट नहीं कर सकते, है ना। हम कोई भी सब्सटेंस है, जैसे ये कोई मान लो हमने कोई सब्सटेंस लिया, इस सब्सटेंस को हम एकदम जूम करते जाएं, टुकड़ों में देखते जाएं, तो फाइनली जो हमें फाइनल से फाइनल जो पीस होगा, यहाँ से अगर हम जूम करते जाएं, तो फाइनली हमें क्या दिखाई देगा, ऐसे छोटे छोटे टाइनी एटम्स यहाँ पे अरेंज्ड होंगे, वो दिखाई देंगे। और ये जो एटम्स हैं, इनको कट करना या फिर इनको तोड़ना आसान काम नहीं होता है। और उस समय जब एटॉमिक स्ट्रक्चर बन रही थी, एटम की हम स्ट्रक्चर जान रहे थे, तो उस समय तो ये पूरा फिक्स था कि इसको कट किया ही नहीं जा सकता। बाद में
जैसे जे थॉमसन ने कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट किया तो उसने कट कर दिया एक तरह से, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया, एटम से सेपरेट हो गया। फिर एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस को न्यूक्लियर रिएक्शन से हम क्या कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। तो बाद में जो भी एक्सपेरिमेंट्स हैं उन्होंने इस अवधारणा को ब्रेक किया, लेकिन स्टार्टिंग में ये बात फिक्स थी कि एटम जो है वो फाइनेस्ट टू फाइनेस्ट पार्टिकल है किसी भी सब्सटेंस का, जिसको फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। तो एटम की जो स्टार्टिंग में डेफिनेशन बनी वो यही बनी कि फाइनेस्ट टू फाइनेस्ट पार्टिकल, फाइनेस्ट टू फाइनेस्ट पार्टिकल of any substance which cannot further divided। तो एटम क्या है, एक फाइनेस्ट से फाइनेस्ट पार्टिकल है किसी भी सब्सटेंस का जिसको आगे और डिवाइड नहीं कर सकते, है ना। अपने हिंदी में इस वर्ड का जो वर्ड होता है हिंदी में, एटम को क्या बोलते हैं हिंदी में, परमाणु, है ना। परमाणु, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, परमाणु। अब हिंदी में इसका अगर संधि विच्छेद करें तो क्या आता है, परम है जो अणु, परम है जो अणु। अणु मतलब क्या हो गया, कण हो गया एक तरह से, कण, टाइनी पार्टिकल, ऐसा पार्टिकल जो परम है। जैसे परम शब्द अपने जो वेद हैं या फिर अपनी जो संस्कृति है उसमें परम शब्द का काफी उपयोग होता है। परम शांति, ऐसी शांति जिसके बाद में कोई शांति नहीं है। परम शांति को कब प्राप्त कर लेता है, जब इंसान मर जाता है तो क्या प्राप्त कर लेता है, परम शांति, है ना। परम आनंद, ऐसा आनंद जो एकदम परम लेवल का हो। परम आत्मा, ऐसी आत्मा जो सबसे बड़ी है, सबसे सुप्रीम कोई आत्मा है जिसके बाद में कोई आत्मा रह नहीं जाती। तो परम शब्द मतलब उसके बाद कुछ नहीं, उसके लिए होता है परम, है ना। वो फाइनेस्ट टू फाइनेस्ट होता है, जैसे परमाणु शब्द है, परम है जो अणु। तो परमाणु शब्द जो है हमारे वेदों में महर्षि कर्णाद ने दिया था। किसने दिया था, महर्षि कर्णाद। महर्षि कर्णाद नाम के ये अपने अपने तो साइंटिस्ट क्या होते थे, अपने तो बाबा लोग होते थे। तो महर्षि कर्णाद जो थे बहुत अच्छे फिलोसफर्स थे। उन्होंने परमाणु, परम है अणु, उन्होंने अणु थ्योरी दी थी, लेकिन उनको अवधारणा के लिए क्रेडिट दिया जाता है पर सत्यापन के लिए नहीं। आप इन दोनों को अंतर समझना कि कोई तो चीज प्रपोज कर रहा है और कोई उसको फैक्ट की तरह स्टैब्लिश कर रहा है, इन दोनों में डिफरेंस है। जैसे आप भी अगर सामान्य वैचारिकता रखते हो, सामान्य रूप से सोचते हो, तो आप भी ये बात आराम से बोल सकते हो कि कोई भी घर जो है वो ईंटों से मिलके बनता है। तो जो घर है उसके सबसे छोटे से छोटा बिल्डिंग ब्लॉक क्या है, ईंट। तो दुनिया में जितना भी ये क्रिएशन हो रखा है उसका सबसे छोटे से छोटा कोई कण होगा ही, उस कण को हम क्या बोल देते हैं, परमाणु। लेकिन ये जो परमाणु शब्द है ये कई, जितने भी अलग अलग जो धार्मिक ग्रंथ हुए या फिलोसफी की बुक्स हुई या फिलोसफर्स हुए जो दुनिया में अभी तक आए, इन सब ने अपने 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 हिसाब से बताया और ये बात एक कॉमन सेंस वाली लगी कि हाँ होता है ऐसा, लेकिन किसी ने भी एविडेंस नहीं दिया, है ना। एविडेंस किसने दिया, कुछ हमारे लॉज आए, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। उन लॉज ने क्या दिया, हमें एविडेंस दिया। तो एटम एग्जिस्ट करता ही करता है, ये कैसे प्रूफ हुआ, क्योंकि हो सकता है कि एटम को भी कट करके फिर नया कोई एटम आ जाता, उसको भी कट करते कुछ नया आ जाता पार्टिकल, फिर कोई नया पार्टिकल आ जाता। लेकिन एटम होते हैं, इस बात की पुष्टि, इस बात का जो सॉलिडिफिकेशन है वो किसने दिया, हमारे कुछ केमिकल जो कॉम्बिनेशन के लॉज है, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। कौन कौन से, एक तो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन हो गया, एक कोई भी केमिकल रिएक्शन में मास कंजर्व रहता है तो मास कंजर्वेशन, एंड लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। ये बेसिक लॉज थे जिनकी वजह से हम ये कह पाए एकदम ताल ठोक के
कि इस दुनिया में जितना भी एग्जिस्टेंस है उसमें छोटे से छोटा जो टाइनी पार्टिकल है वो एग्जिस्ट करता है, जिसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। और उसी के बेसिस पे डाल्टन ने अपनी थ्योरी दी एटम्स के बारे में। तो वो थ्योरी के कुछ पॉइंट्स है वो भी देखेंगे। तो यहां पर एक नोट हो जाता है कि एटम एग्जिस्ट, एटम एटम एग्जिस्ट करते हैं। इट वॉज कंफर्म बाय टू लॉज, है ना, बाय लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, बाय लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। और कौन कौन से लॉ थे? एक तो लॉ हो गया अपना मास कंजर्वेशन लॉ। कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है तो उसमें मास क्या रहता है? कंजर्व रहता है। तो ये भी क्या करता है? सपोर्ट करता है एटम्स के एग्जिस्टेंस को। तो लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन ये हमारे एटम के एग्जिस्टेंस को सपोर्ट करता है। और एक और कौन सा लॉ सपोर्ट करता है? लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, है ना, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन। ये दोनों लॉ क्या करते हैं? हमारे एटम्स एग्जिस्ट करते हैं उस बात को सपोर्ट करते हैं, है ना। जैसे लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन कैसे सपोर्ट करता है? अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन के दौरान, केमिकल प्रोसेस के दौरान मास कंजर्व नहीं रहता, है ना, अगर मास कंजर्वेशन लॉ इस दुनिया का हिस्सा नहीं होता तो क्या होता? मैं इस टेबल को गायब कर देता। क्या करता? इस टेबल को तोड़ता, एक के दो, दो के चार, चार के आठ, आठ के सोलह, सोलह के बत्तीस, बत्तीस के चौसठ, ऐसे टुकड़े होते थे। जैसे जैसे टुकड़ा होता जाता उस पार्टिकल का साइज क्या होता रहता? छोटा 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 छोटा। और एक ऐसा समय आता इनफाइनेटली जब स्मॉल होता तो उसके बाद में तो क्या होगा? एक लास्ट लास्ट टुकड़ा बचेगा ना, जब दोनों ही क्या हो जाएंगे? गायब हो जाएंगे। इस नेचर से क्या होगा? वो विदा ले लेंगे। तो गायब होना पॉसिबल हो पाता अगर हम छोटे छोटे स्मॉल इनफाइनेटली पीसेज में किसी ऑब्जेक्ट को ब्रेक करते हैं तो। लेकिन ऐसा नहीं है, एक फाइनाइट लिमिट तक ही हम ब्रेक कर सकते हैं, उसके बाद में क्या आगे? एटम। उन एटम्स को ब्रेक करना आसान नहीं होता। तो ये लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन का ही कमाल है जो इस बात को सपोर्ट कर रहा है कि एटम्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। और दूसरा मैंने बताया लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, जिसमें मैंने दूल्हा और दुल्हन वाली कहानी सुनाई थी, है ना। कोई सामूहिक विवाह होता है, 10 दुल्हने हैं, 10 दुल्हने आनी है। एक दुल्हन भाग गई, 9 दुल्हने आ गई। तो अब 9 दुल्हनों के साथ 9 दूल्हे ही शादी कर पाएंगे, एक दूल्हा कुंवारा रह जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 1:1 में क्या हो रहा है? पेयरिंग हो रही है, जोड़ियां बन रही है। तो यहाँ पर दुल्हने कैसे एग्जिस्ट कर रही है? सेपरेट एग्जिस्ट कर रही है ना, एक दुल्हन, 2 दुल्हन ऐसे। और दूल्हे भी सेपरेट एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो ये इनको ऐसे एग्जिस्टेंस को बोलते हैं डिस्क्रीट एग्जिस्टेंस। ये एग्जिस्टेंस जो है हमारे फंडामेंटल लेवल पे जो एग्जिस्टेंस है एटम्स के फॉर्म में, मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में, उसको सपोर्ट करता है। मैंने जैसे बताया कि अगर दुल्हने मान लो कंटिन्यूअस एग्जिस्टेंस फॉर्म में होती, कंटिन्यूअस मतलब एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल में हम शिफ्ट नहीं हो रहे, सारे एक तरह से क्या है? जुड़े हुए हैं। तो हम क्या करते? दुल्हनों को, 9 दुल्हनों को मिक्स करते, फिर 10 दूल्हों में इक्वली डिवाइड कर देते, है ना। जैसे शरबत को कभी कभी डिवाइड कर देते हैं, दो बच्चों में झगड़ा हो जाता है ना, एक गिलास शरबत होता है तो उसको क्या करते हैं? 2 गिलास में आधा आधा डिवाइड करके दे देते हैं, क्योंकि उस समय उस स्टेज पे वो पानी का जो एग्जिस्टेंस वो कैसा है? कंटिन्यूअस एग्जिस्टेंस है। लेकिन फंडामेंटल लेवल पे यही चीज देखी गई जो हम सामूहिक विवाह में देखते हैं, दुल्हन और दूल्हे के जोड़ियां बनाते समय देखते हैं। तो फंडामेंटल लेवल पे जब लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन फॉलो हो रहा था तो उससे ये कंक्लूजन बैठाया गया कि इस दुनिया में फंडामेंटल लेवल पे एटम्स ही एग्जिस्ट करते हैं, वहां पर कोई कंटिन्यूअस एग्जिस्टेंस नहीं है, यानी कि पूरा एकदम कंटिन्यूअस चीजें आपस में जुड़ी हुई, ऐसा नहीं है। वहां पे डिस्क्रिटाइजेशन है, वहां पे टुकड़ों का फॉर्मेशन है, वहां पे एक पीस से एक पीस से दूसरा पीस, तीसरे से तीसरा, ऐसे आपस में इंटरकनेक्टेड है। समझ में आई बात? ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। तो ये कुछ एटम के बारे में फंडामेंटल पॉइंट्स हैं। अब एटम को सिस्टमेटिकली डिस्क्राइब करने के लिए कि भाई अपन एटम को पढ़ रहे हैं तो एटम है क्या, तो डाल्टन ने अपनी एक एटॉमिक थ्योरी दी, है ना, उसको समझते हैं। तो डाल्टन ने क्या दिया था? डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी।
डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन ने एटॉमिक थ्योरी क्या दी? इसने बताया कि जितने भी कंपाउंड्स होते हैं वो एटम्स से कंपोज होते हैं। ऑल कंपाउंड्स या फिर सब्सटेंसेस आर कंपोज्ड ऑफ एटम्स। इसका जो पहला पॉइंट है ये था, ऑल सब्सटेंस आर मेड बाय एटम्स। पहला पॉइंट है कि दुनिया के जितने भी सब्सटेंसेस हैं वो किससे मिलके हैं, बने हैं? एटम से मिलके बने हैं। ऑल मैटर इज कंपोज्ड बाय एटम्स, या फिर ऑल सब्सटेंसेस आर मेड बाय एटम्स। ये पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी का क्या था कि कोई भी एलिमेंट जो होता है, देखो एलिमेंट और कंपाउंड में क्या डिफरेंस है? एलिमेंट जो प्योर स्टेट में होते हैं, कंपाउंड जो मिक्स होते हैं। जैसे गोल्ड है, गोल्ड एकदम 24 कैरेट प्योर है, पूरी तरह से परफेक्ट है, इसमें गोल्ड के ही एटम है तो वो एलिमेंट हो गया। लेकिन गोल्ड के साथ कॉपर मिक्स हो गया तो वो कंपाउंड हो सकता है ना। जैसे केवल ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन एलिमेंट है, लेकिन ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ मिलकर पानी बना ले, H2 बना लिया, तो वो क्या हो गया? कंपाउंड। तो एलिमेंट और कंपाउंड में डिफरेंस पता रहना चाहिए आपको, जब भी मैं पूरा आगे चैप्टर को चला रहा हूँ, केमिस्ट्री को चला रहा हूँ, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी का क्या था कि कोई भी एक एलिमेंट के जितने भी एटम्स होते हैं वो सारे आइडेंटिकल होते हैं। क्या मतलब इस बात का? कि अगर मान लीजिए कोई हम सैंपल ले ले, है ना, सैंपल किसका ले? आयरन का ले, गोल्ड का ले? गोल्ड का ले ना। ये मान लो गोल्ड का सैंपल, सोना है ना, सोना। तो इस गोल्ड के एटम जो होंगे ना वो सारे आइडेंटिकल होंगे। हर एक एटम क्या होगा? एक दूसरे के आइडेंटिकल होगा, यानी कि उनकी शेप, उनका साइज, है ना, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज, ये सब कुछ क्या होंगे? आइडेंटिकल हो गया। ऐसा नहीं है कि एक मोटा है, एक पतला है, एक चौड़ा है, एक काला है, एक गोरा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जितने भी एटम्स होंगे, मान लो ये कोई एक एलिमेंट लिया, उस एलिमेंट के सारे एटम्स क्या होते हैं? आइडेंटिकल ही होते हैं, अलग अलग नहीं होते। समझ में आई बात? ठीक है। तो दूसरा पॉइंट क्या था? ऑल एटम्स ऑफ एन एलिमेंट आर आइडेंटिकल। ऑल atoms of an element are identical। कोई भी एक एलिमेंट है उसके सारे एटम्स क्या होते हैं? परफेक्टली आइडेंटिकल होते हैं। रत्ती सा भी फर्क नहीं होता कि एक की रेडियस है 10.37 आर्मस्ट्रॉन्ग गोल्ड के एक एटम की, और गोल्ड के दूसरे एटम की 10.38 आर्मस्ट्रॉन्ग है, ऐसा भी नहीं होता। परफेक्टली क्या होते हैं? आइडेंटिकल होते हैं। समझ में आई बात? ये दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट क्या कहता है कि गोल्ड का एटम जो होगा वो आयरन के एटम से क्या होगा? डिफरेंट होगा। ऐसा नहीं है कि गोल्ड का एटम और आयरन का एटम क्या हो जाए? सिमिलर हो जाए, है ना। सिमिलर हो जाता तो क्या होता? ये सारी टेबल अपन बेच के आ जाते हैं, है ना। नहीं, आयरन के एटम क्या है? गोल्ड के एटम के आइडेंटिकल है। ये सारी टेबल आयरन की बनी हुई है, तो इनको अपन बेच के आ जाते, एकदम सभी चैने मैंने बना लेते, गोल्ड के सेट बन जाते पूरा। नहीं, तो डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं, है ना। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर कंप्लीटली डिफरेंट, पूरी तरह से। उनकी रेडियस में चेंज हो सकता है, उनके अंदर नंबर ऑफ एटम, न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, ये सब संख्या क्या होगी? फिर डिफरेंट होगी, है ना। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफरेंट। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफरेंट। डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफरेंट। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफरेंट। अलग अलग एलिमेंट्स के एटम भी क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं। ठीक है, ये तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट जो था डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी का,
ये क्या था कि जितने भी एटम्स कंबाइंड होते हैं वो एक डेफिनेट प्रोपोर्शन या फिर होल नंबर रेशो में कंबाइन होते हैं, है ना। एटम्स कंबाइन, एटम्स कंबाइन इन होल नंबर रेशो, ठीक है। ये वही हो गया लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, कि एक फिक्स प्रोपोर्शन के रेशियो में जो एटम्स है वो रिएक्ट करते हैं, वही है ये एटम्स कंबाइन इन होल नंबर रेशियो। ये चौथा पॉइंट है। और पांचवा पॉइंट डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी का ये था, क्या था, किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान एटम्स को ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं ना ही उनको क्रिएट कर सकते हैं। एटम्स क्या करते हैं, जस्ट अपनी पोजीशन चेंज करते हैं, है ना। H2 प्लस O2 गिव्स H2O। पहले हाइड्रोजन हाइड्रोजन के साथ था, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के साथ था। अब क्या हो गया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में बॉन्ड बना लिया, तो उन्होंने क्या की, अपनी केवल पोजीशन चेंज की। ऐसा नहीं है कि नया हाइड्रोजन बन गया, ये पुराना टूट गया, डिस्ट्रॉय हो गया। किसी भी केमिकल रिएक्शन में ना तो नए एटम्स फॉर्म होते हैं ना ही कोई डिस्ट्रॉय होता है ना। इन एनी केमिकल रिएक्शन, इन एनी chemical reaction, atoms neither created nor destroyed, neither created nor destroyed। किसी भी केमिकल रिएक्शंस में एटम्स ना तो क्रिएट होते हैं ना ही डिस्ट्रॉय होते हैं। समझ में आया बात। तो ये 5 पॉइंट है जो डाल्टन ने अपनी एटॉमिक थ्योरी के लिए दिए थे। समझ में आई बात। ओके। और ये सारे पॉइंट जो थे ऐसे हवा में नहीं बोले गए थे, इनके पीछे क्या थे, एविडेंस थे। एविडेंस कौन से थे, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। जो अलग अलग लॉ पढ़ते हैं ना केमिकल कॉम्बिनेशन के, वो लॉज इन सभी पॉइंट्स को सपोर्ट करने वाले एविडेंस के तौर पे यूज हुए। ठीक है। तो ये है डाल्टन्स का एटॉमिक थ्योरी। आगे बढ़े, नोट कर लिए सारे पॉइंट। नेक्स्ट देखो, अब ये जो थ्योरी थी, ये थ्योरी जो है ऐसे ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाई थी। इसने तो क्या बोला था कि एटम्स के आगे फर्दर कुछ होता ही नहीं है, लेकिन बाद में पता चला कि एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन इन सब से मिलके बना होता है। तो डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी फॉल्सिफाई हो गई थी, गलत साबित हो गई थी। तो यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा कि डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, यहाँ पे नोट क्या हो जाएगा, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी was falsified या फिर was proven wrong after discovery of electron proton neutron, after discovery of electron proton and न्यूट्रॉन। इन्होंने क्या कर दिया, एटम को कट कर दिया ना। पता चला कि नहीं, एटम भी कोई दूसरे पार्टिकल से मिलकर बना होता है, जिनको क्या बोलते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स, है ना। जो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन है वो भी बने, वो उनसे बना होता है, इनको बोलते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल। ठीक है। तो अब हमारा जो नेक्स्ट पार्ट रहता है वो रहता है कि हम ये जाने कि इलेक्ट्रॉन कैसे डिस्कवर हुआ, प्रोटॉन कैसे डिस्कवर हुआ और न्यूट्रॉन कैसे डिस्कवर हुआ। ये हमारा नेक्स्ट टास्क रहता है। तो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो सबसे पहला टास्क रहता है हमारा डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन।
डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इसमें जो एक्सपेरिमेंट काम में लिया गया उस एक्सपेरिमेंट को बोलते हैं कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट। ये कहलाता है कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट, कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट। ये एक्सपेरिमेंट किया गया जिससे हमें क्या पता चला कि इलेक्ट्रॉन एक्चुअल में एग्जिस्ट करता है। तो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन में अपन पढ़ने वाले कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं CRT। क्या बोलते हैं शॉर्ट में? CRT, ये शॉर्ट में इसका नाम होता है, कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट। ठीक है, CRT, कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट, है ना। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, किसने ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, है ना, या फिर इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किसके द्वारा किया गया था? बाय जे थॉमसन, 1988, है ना। तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की थी? बाय जे थॉमसन, और उसी ने ये एक्सपेरिमेंट किया था। बाय जे थॉमसन ने डिस्कवरी की, और कौन से सन में? इन 1980 नहीं, 1888, 1885 के आसपास, है ना। 1885 के आसपास ये डिस्कवरी हुई थी जे थॉमसन के द्वारा। जो टाइम पीरियड है वो आगे पीछे हो सकता है। नाइनटीन 1897, अगर एग्जैक्ट में टाइम पीरियड देखो, देखो 1885 के आसपास ये कैथोड रे ट्यूब बनाई गई थी। उसके बाद में इनका यूज करते हुए 1897 में जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की, इस कैथोड रे ट्यूब के एक्सपेरिमेंट को यूज करते हुए। ठीक है, तो क्या होती है कैथोड रे, कैसे काम करती है, और कैसे हम इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर कर पाए, ये सारा एक एक करके अपन यहां से पढ़ने वाले हैं। तो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, आगे बढ़े। तो कैसे हुआ था? तो सबसे पहले तो ट्यूब बनाते हैं, कैथोड रे ट्यूब। कैथोड रे ट्यूब देखो कैसे बनती है। एक इस तरह की ग्लास की ट्यूब होती है, इस तरह की ग्लास ट्यूब होती है जिसमें यहाँ पे वैक्यूम पंप लगाया होता है। वैक्यूम पंप क्या करता है? यहाँ से जो भी एयर है, एयर को बाहर निकाल देता है। तो यहाँ पे हमने क्या यूज किया? एक वैक्यूम पंप यूज किया, जो क्या काम करता है? एयर के पार्टिकल्स को बाहर निकाल देता है। ठीक है, वैक्यूम पंप यूज किया। और यहां पर हम यूज करते हैं इलेक्ट्रोड्स, जिनको बोलते हैं कैथोड एंड एनोड। यहां पे हम यूज करते हैं इलेक्ट्रोड्स। इन इलेक्ट्रोड्स को हम वायर से कनेक्ट करते हुए, यहां से वायर से कनेक्ट कर देते हैं। यहाँ पे बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, इस तरह से ये माइनस है और ये क्या है? प्लस है। ये बैटरी कनेक्ट कर दी, और बैटरी भी क्या रहती है? हाई वोल्टेज की रहती है ना, हाई वोल्टेज बैटरी, है ना। हाई वोल्टेज बैटरी रहती है यहाँ पे। हाई वोल्टेज कितना? 10,000 वोल्ट तक की बैटरी रहती है ये, लगभग। अब इस बैटरी में हम क्या करते हैं? यहाँ पे हमने मान लो ये लगा रखा है, और ये हमारा ग्लास हो गया,
ग्लास ट्यूब है, पूरा ग्लास का ट्यूब है। अब देखो क्या होता है, हाई वोल्टेज है, नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। अब ये जो इलेक्ट्रोड है हमारा, ये वाला इलेक्ट्रोड, इस पे तो चार्ज कैसा होगा, जो नेगेटिव से जुड़ा है उस पे चार्ज कैसा होगा, कैसी पोलैरिटी आएगी, नेगेटिव। और जो पॉजिटिव से जुड़ा है उस पे पोलैरिटी कैसी आएगी, पॉजिटिव। ठीक है। जो नेगेटिव चार्ज वाला इलेक्ट्रोड है इसको तो बोलते हैं क्या, कैथोड। ये जो इलेक्ट्रोड इसको तो बोलते हैं क्या, कैथोड बोलते हैं। और जो पॉजिटिव चार्ज वाला इलेक्ट्रोड इसको बोलते हैं एनोड। ठीक है। अब स्टार्टिंग में क्या होता है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज जो कैथोड है, जो नेगेटिव बैटरी से जुड़ा हुआ है। अब नेगेटिव चार्ज का क्या होगा, यहाँ से क्या देखा गया कि जैसे जैसे हम वैक्यूम पंप की सहायता से एयर को हटाते रहते हैं, हटाने के बाद में कुछ इस तरह से हमें रेज दिखाई देती है जिनको कैथोड रे बोला। ऐसे कुछ यहाँ से ऐसे निकलती हुई ऐसी रेज दिखाई गई जो कैथोड से निकलती है और एनोड की तरफ जाती है ना। हमें कुछ रेज दिखाई गई जब ये एक्सपेरिमेंट किया गया, तो इस तरह की रेज हमें देखने को मिली। जो रेज कहाँ से निकल रही थी, कैथोड से निकल रही थी और एनोड को जा रही थी। इसीलिए इनको क्या बोला गया, कैथोड रेज बोला गया। इस तरह की रेज दिखाई दे रही थी, है ना। जब बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज रखते हैं और पूरी ग्लास ट्यूब में जो भी एक्स्ट्रा एयर है उसको हटा देते हैं, तो हमें क्या पता चला कि कुछ रेज निकलती है जिनको कैथोड रेज बोला गया, क्योंकि कैथोड से निकल रही थी और एनोड में जा रही थी। समझ में आई बात। तो ये कुछ रेज थी। तो ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप, ये कैथोड रेज है। अब इन रेज की कुछ प्रॉपर्टीज होती है ना। तो प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रे देखते हैं। यहां पर एक मैं आपको वीडियो दिखाता हूं, कैथोड रे एक्चुअल में किस तरह से दिखाई देती है, उसका एक वीडियो अपन देखेंगे। ठीक है, बाद में आगे इस टॉपिक में कैथोड रे की कुछ प्रॉपर्टीज समझेंगे। देखो ये वीडियो देखते हैं, इसमें एक्चुअल में किस तरह से कैथोड रे दिखाई देती है उसको समझेंगे। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं, ये एक सेटअप दिखाई दे रहा है आपको। ये एक ट्यूब है, इस ट्यूब को एक हाई वोल्टेज बैटरी से जोड़ा गया है, ग्लास ट्यूब है। इस ग्लास ट्यूब में दोनों तरफ वायर कनेक्टेड है, ये इलेक्ट्रोड बन गया। जैसे अपना जो ट्यूबलाइट्स वगैरह पहले आती थी ना, वो भी इसी तरह की ट्यूब की संरचना में बनती थी। अब जैसे ही अपन देखो स्विच ऑन करते हैं यहाँ पे और वोल्टेज को बढ़ाते हैं, इस ट्यूब में वैक्यूम क्रिएट किया गया है। अब यहाँ से देखो ये रे निकल के यहाँ जा रही है ना, ग्रीन कलर। तो इस तरह की शेप की ये रे दिखाई देती है, इसी को कैथोड रे बोला जाता है। वैसे तो ये कलरलेस होती है, पर अभी ये कलर क्यों दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन है, कुछ गैस के आयंस यहाँ पे मौजूद है, उनको जब आयनाइज कर देती है, जैसे ये मैग्नेट लेके आ रहे हैं, तो मैग्नेट से क्या हो रहा है, ये डिविएट हो रही है। चुंबक लेके आ रहे हैं पास में, मैग्नेट से डिविएट होते हुए देख सकते हो आप, है ना। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं, तो ये देखा गया कि जो कैथोड रे हैं उनमें क्या होता है, डिविएशन होता है। तो कैथोड रे ट्यूब का वीडियो देखा आपने, इसमें कैथोड रे कैसी दिखाई दे रही थी, ग्रीन कलर की दिखाई दे रही थी ना। एक्चुअल में होती तो वैसे कलरलेस है, लेकिन ये ग्रीन कलर क्यों आता है, क्योंकि कैथोड रे जो मिलके बनी हुई किससे, इलेक्ट्रॉनों से। ये इलेक्ट्रॉन कुछ एक गैस के पार्टिकल फिर भी यहाँ पे रह जाते हैं, उन गैस के पार्टिकल्स को हिट करती है, उन्हें आयनाइज कर देती है, आयनाइज करने से कलर क्रिएट हो जाता है। समझ में आई बात, है ना। तो यहाँ पे कैथोड रे ट्यूब की प्रॉपर्टीज देखते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रे। प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज। तो कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज देखते हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज है, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है।
देखो काफी सारी प्रॉपर्टीज होती है, एक एक करके सारी समझेंगे, और ये सारी प्रॉपर्टीज जो है हमें इस कंक्लूजन पे लेके जाएगी कि कैथोड रे जो है वो इलेक्ट्रॉनों से मिलके बनी होती है। तो ये प्रॉपर्टीज देखो क्या क्या है। सबसे पहली प्रॉपर्टी कैथोड रे की, पहली प्रॉपर्टी कैथोड रे की क्या है कि कैथोड रेज जो होती है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है ना। कैथोड रेज मूव्स इन स्ट्रेट लाइन पाथ। कैथोड रेज मूव्स इन स्ट्रेट लाइन पाथ। स्ट्रेट लाइन पाथ, ये स्ट्रेट लाइन पाथ में जाती है, सीधा सीधा जाती है। पहला पॉइंट, कैथोड रे ट्यूब स्ट्रेट लाइन पाथ में जाती है। दूसरा पॉइंट देखो, पहला पॉइंट स्ट्रेट लाइन पाथ में जाती है, ये पता कैसे चला? इसका भी कोई एक्सपेरिमेंट किया होगा। तो ये देखा गया कि कैथोड रे जब जा रही है उसके सामने कोई ऑब्जेक्ट रखते हैं हम, तो ऑब्जेक्ट की जो शेडो है वो ऑब्जेक्ट की शेप के जैसी ही बन रही है। उससे ये कंक्लूजन निकला कि कैथोड रे कैसे जाती है, स्ट्रेट लाइन पाथ में जाती है। जैसे हम धूप में खड़े होते हैं तो हमारी जो शेडो होती है, छाया होती है, वो हमारी शेप के जैसी बनती है ना। तो वैसा क्यों हो पाता है? क्योंकि जो लाइट आ रही है वो कैसे आती है? स्ट्रेट लाइन पाथ में आती है। ऐसा इसलिए होता है ना। अगर लाइट स्ट्रेट लाइन पाथ में नहीं आती तो आप लाइट सोर्स के आगे खड़े हो, लाइट सोर्स से रेज आई, रेज आके ऐसे मुड़ जाती तो आपकी शेडो बन ही नहीं पाती, है ना। तो यहाँ पे कैथोड रेज ट्यूब स्ट्रेट लाइन पाथ में मूव होती है। इसका कंफर्मेशन कैसे मिला? ये मिला शेडो ऑफ ऑब्जेक्ट्स बाय कैथोड रे फॉर्म इन सेम शेप ऑफ ऑब्जेक्ट, सेम शेप एज ऑब्जेक्ट। जो ऑब्जेक्ट की शेप होती है वैसी की वैसी बन रही थी। तो उससे ये पता चला था कि कैथोड रे क्या करती है, स्ट्रेट लाइन पाथ में मूव करती है। दिस इज फर्स्ट पॉइंट कैथोड रे की प्रॉपर्टीज में। ओके, दूसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट क्या है? ये कलरलेस होती है। कैथोड रेज आर कलरलेस, कोई कलर नहीं होता है। कैथोड रेज आर कलरलेस। लेकिन कभी कभी कलर आता भी है, तो किस वजह से आ रहा है? वो जो गैस है उसके आयनाइजेशन से, है ना। समटाइम्स कलर इज ऑब्जर्व, समटाइम कलर्स कलर इज ऑब्जर्व ड्यू टू आयनाइजेशन ऑफ गैस, ड्यू टू आयोनाइजेशन ऑफ गैसेस। गैसेस के आयनाइजेशन की वजह से क्या है, कभी कभी कलर देखने को मिलता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट। नेक्स्ट तीसरे पॉइंट पर जाए, नोट कर लिया ये। नोट कर लीजिए, दो पॉइंट हो गए कैथोड रे के लिए। तीसरा जो कैथोड रे की प्रॉपर्टी है वो क्या था? तीसरा पॉइंट क्या है कैथोड रे की प्रॉपर्टी के लिए? कि कैथोड रे जो है जब मूव कर रही होती है ना, इस तरह से कैथोड रे जब मूव कर रही थी, तो हमने क्या किया, हमने इसके रास्ते में एक मूवेबल पैडल रखा। मूवेबल पैडल क्या होता है? जैसे वो बच्चों वाला खिलौना होता है ना, उसमें पंखा घूमता रहता है हवा से या फूंक देने से। तो हमने क्या रखा, यहाँ पे एक मूवेबल पैडल रख दिया ऐसे, जैसे फैन टाइप रखा, है ना। तो ये क्या देखा गया था कि कैथोड रे जो ट्यूब है इस पैडल को मूव कर पा रही है ना। कैथोड रे के पास इतनी एबिलिटी थी कि ये पैडल क्या होने लग जाएगा, मूव करने लग जाता, ऐसे मूव करने लग गया।
तो इससे क्या कंक्लूजन बैठा था, इससे ये कंक्लूजन बैठा था कि कैथोड रे क्योंकि मोमेंटम क्रिएट कर रही है ना, मोशन क्रिएट करिए, तो कैथोड रे के पास क्या होता है, मास भी है और मोमेंटम भी है। मास और वेलोसिटी दोनों, मोमेंटम होता है कैथोड रेज के पास, क्योंकि कैथोड रे क्या कर रही थी, किसी व्हील को, कोई मास वाला व्हील था उसे रोटेट कर पा रही थी, उसे तभी रोटेट कर सकती है जब कैथोड रे के पास क्या हो, खुद के पास क्या हो, मोमेंटम हो। और मोमेंटम होने का मतलब क्या, मास इनटू वेलोसिटी। तो कैथोड रे के पास मास भी होता है और वेलोसिटी भी होता है। तो, तीसरा पॉइंट है, व्हेन cathode ray hit on paddle, it moves। कैथोड रे जब पैडल को हिट करती है तो ये मूव करती है, इट मूव्स, विच इंडिकेट्स दैट cathode rays have both mass and momentum। मास या फिर कैथोड रेस है मोमेंटम, कैथोड रेस है मोमेंटम। और मोमेंटम मतलब क्या, विच मीन्स मोमेंटम, और मास हैव बोथ, और हैव मास एंड वेलोसिटी। तो कैथोड रेस के पास मास भी है और वेलोसिटी भी है। ठीक है, ये इस बात से पता चला था। तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट, चौथा पॉइंट तो सिंपल सा है, कैथोड रे कैथोड से निकलती है, एनोड में एंटर होती है। कैथोड रे इमर्ज फ्रॉम, कैथोड रेस इमर्ज फ्रॉम कैथोड एंड merge into एनोड। तो कैथोड से निकलती है और एनोड पे जाती है। अब कोई चीज कैथोड से क्यों निकलेगी और एनोड पे क्यों जाएगी, क्योंकि कैथोड से तब निकलेगी ना जब वहां पे उसको क्या मिल रहा है, रिपल्सन, कोई धक्का दे रहा है। और एनोड पे क्यों जाएगी, उसको कोई बोल रहा है आजा आजा आजा, है ना। कैथोड पे तो कौन होगा, कोई उसको धक्का देगा, चल यहाँ से, चल भाग यहाँ से, रिपेल कर रहा है। और एनोड पे कोई उसको अट्रैक्ट कर रहा है। इसका मतलब कैथोड जो कि बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है, तो कैथोड रेज के ऊपर क्या होगा, चार्ज कैसा होना चाहिए, नेगेटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। जो नेगेटिव चार्ज की खासियत क्या होगी, जो कैथोड से निकल रिपेल हो सकता है और एनोड पे अट्रैक्ट हो सकता है। समझ आया बात। तो पहला तो पॉइंट ये है कि जब इसको इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड इसके ऊपर लगाया गया, किसके ऊपर, कैथोड रे के ऊपर, तो अभी आपने देखा कि मैग्नेट से क्या हो रही थी, कैथोड रे डिविएट हो रही थी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जब किसी कैथोड रे पे लगाते हैं तो कैथोड रे इस तरह से डिविएट होती है जो ये कंफर्म करती है कि कैथोड रे पे कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। तो फिफ्थ पॉइंट है कि कैथोड रे कैथोड रे deviates by electric and magnetic field, magnetic field in such a way which indicate cathode rays have cathode rays have negative charge, है ना। कैथोड रेज इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से इस तरह से डिविएट होती है जो क्या इंडिकेट करती है, कैथोड रे पे कैसा होता है, नेगेटिव चार्ज होता है ना। ये पांचवा पॉइंट। सिक्स्थ पॉइंट, कैथोड रेज के बारे में।
ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। कैथोड रेज के बारे में एक पॉइंट बोला जे जे थॉमसन ने कि कैथोड रे जो होती है वो इलेक्ट्रॉन से मिलके बनी होती है। किससे मिलके बनी होती है? इलेक्ट्रॉन से। देखो, कैथोड रे के ऊपर नेगेटिव चार्ज तो नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव आयन से हो सकता है ना। जैसे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है तो हो सकता है कि O-2 जो है, ऑक्सीजन के जो नेगेटिव चार्ज वाले आयन्स है, वो इस ट्यूब के अंदर आ जाए और वो सारे लाइन से खड़े होकर क्या बना दें? कैथोड रे बना दें। एक पॉसिबिलिटी ये भी है ना। कैथोड रे किन से मिलकर बनी हो सकती है? आयन से। अगर कैथोड रे नेगेटिव आयन से मिलके बनी होती तो आयन कहाँ से आता? या तो जो गैस है उस पे आता, वहां से आता, या फिर कहाँ से आता? इलेक्ट्रोड से टूट के आता। भाई आयन कहाँ से आता? या तो इलेक्ट्रोड से टूट के आता या फिर जो गैस चैम्बर में उससे टूट के आता, है ना। लेकिन यहाँ पे क्या देखा गया कि जो कैथोड रे है उसकी जो नेचर है, नेचर का मतलब क्या, कि जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड लगा रहे हो तो वो कितना डेविएट हो रही है, कितनी रेडियस का कर्व बना रही है, कितना थीटा पे डेविएट हो रही है, ये सारी चीजें जो हैं वो गैस के मीडियम और इलेक्ट्रोड के टाइप पे डिपेंड नहीं कर रही थी। यानी कि आप इलेक्ट्रोड अगर गोल्ड का लगाते हो, चाहे इलेक्ट्रोड आप क्या लगा दो, आयरन का लगा दो, चाहे गैस ऑक्सीजन ले लीजिए, चाहे गैस हीलियम ले लीजिए, चाहे गैस हाइड्रोजन ले लीजिए मीडियम की, लेकिन कैथोड रे हमेशा कैसी मिल रही थी? सेम टाइप की मिल रही थी। तो कैथोड रे की जो नेचर है वो गैस के मीडियम पे और इलेक्ट्रोड पे डिपेंड नहीं करती है। इसका मतलब कैथोड रे ना तो गैस के पार्टिकल्स बना रहे हैं और ना ही जो इलेक्ट्रोड्स के एटम है वो बना रहे हैं, है ना। और हम इलेक्ट्रोड का टाइप चेंज कर रहे हैं और गैस चेंज कर रहे हैं तो भी कैथोड रे कैसी मिल रही है? सेम मिल रही है। इसका मतलब ये कब हो सकता है? जैसे आप कोई पहाड़ा देखते हो, 5 का पहाड़ा क्या होता है? 5, 10, 15, 20 ऐसे चलता है ना। तो उन सब में जो कॉमन है वो क्या? 5 ही तो है। लेकिन आप क्या देखोगे? 5 क्या है? 10, 15, 20, 25, 30, 35, इन सब से क्या है? छोटा। तो आप एटम्स अलग अलग तरह के ले लीजिए, गैस अलग अलग तरह के ले लीजिए, पर कैथोड रे सेम मिल रही है। तो कैथोड रे कोई ऐसे पार्टिकल्स हैं जो सभी तरह के एटम्स में क्या पाए जाते हैं? कॉमन, और कॉमन पाए जाते हैं तो डेफिनेटली वो उन सबसे क्या होंगे? छोटे। यानी कि एटम इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो किसके अंदर रहेंगे? एटम्स के अंदर रहते हैं, है ना। समझ आई बात? यहां से देखो एटम टूट चुका था क्योंकि कैथोड रे के की जो नेचर है, केवल एक सिंपल सा ऑब्जर्वेशन कि कैथोड रे की जो नेचर है वो गैस के मीडियम और इलेक्ट्रोड के टाइप पे डिपेंड नहीं करती, जिससे ये प्रूव होता है कि कैथोड रे कुछ ऐसे पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है जो एटम से भी छोटे हैं। जिनसे एटम मिलके बना होता है, जो एटम से मिलके नहीं बना, जिनसे एटम बना है। समझ में आई? क्योंकि ये अगर एटम से मिलकर बनी होती तो एटम कभी इलेक्ट्रोड से आता, कभी गैस से आता, तो कैथोड रे हमेशा क्या मिलती? अलग अलग टाइप की मिलती। अगर गैस चेंज करते, इलेक्ट्रोड चेंज करते तो, है ना। तो ये पॉइंट है, ध्यान में रखना कि नेचर ऑफ कैथोड रे, नेचर ऑफ कैथोड रे डू नॉट डिपेंड अपॉन टाइप ऑफ गैस, टाइप ऑफ गैस और टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड्स। इलेक्ट्रोड्स विच इंडिकेट्स, जो क्या इंडिकेट करती है? विच इंडिकेट्स कैथोड रे इज formed by subatomic particle, subatomic particle, है ना। जो ये इंडिकेट करती है कि कैथोड रे किसी सब एटॉमिक पार्टिकल, यानी कि जो पार्टिकल एटम के अंदर होना चाहिए उससे मिलके बनी हुई है ना। तो ये 6 पॉइंट हो गया था इलेक्ट्रो कैथोड रे के लिए।
ठीक है। नेचर ऑफ कैथोड रे डो नॉट डिपेंड अपॉन टाइप ऑफ गैस और टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, विच इंडिकेट्स कि कैथोड रे किससे मिलकर बनी हुई है, सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है, और इन्हीं सब एटॉमिक पार्टिकल को क्या बोला गया, इलेक्ट्रॉन बोला गया। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई। समझ में आया बात, है ना? क्योंकि देखो ये पॉइंट क्लियर है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सब एटॉमिक पार्टिकल प्रूव होना इलेक्ट्रॉन का। ऐसा भी तो हो सकता था एटॉमिक पार्टिकल है, नहीं वो सब एटॉमिक है। क्यों? क्योंकि आप इलेक्ट्रोड चेंज कर दो, आप गैस का टाइप चेंज कर दो, फिर भी क्या आ रही है, कैथोड रे उसी नेचर की आ रही है। तो ये तभी हो सकता है कैथोड रे किसी न किसी ऐसे पार्टिकल से मिलकर बनी है जो एटम से भी ज्यादा छोटा है। समझ गई बात? अब देखो ऐसे ही सब एटॉमिक पार्टिकल को बोला गया इलेक्ट्रॉन। सब एटॉमिक पार्टिकल, सब एटॉमिक पार्टिकल ऑफ cathode was cathode is called electron, is called इलेक्ट्रॉन। इसका नाम क्या पड़ा, इलेक्ट्रॉन नाम पड़ा। ठीक है। और इस इलेक्ट्रॉन के लिए जे थॉमसन ने इसका चार्ज टू मास रेशियो भी कैलकुलेट कर लिया था इलेक्ट्रॉन के लिए, है ना, चार्ज टू मास रेशियो फॉर इलेक्ट्रॉन। जे थॉमसन ने इसके लिए कैलकुलेट किया, जे थॉमसन कैलकुलेटेड E बाई एम। E बाई एम क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया E तो, और m हो गया यहाँ पे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन के लिए चार्ज टू मास रेशियो की जो वैल्यू है, चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये निकाली थी 1.75 इंटू 10⁻11 कूलाम पर केजी। जे थॉमसन ने अपने कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट से इलेक्ट्रॉन के लिए चार्ज टू मास रेशियो भी निकाल लिया था, है ना। इससे जे थॉमसन के पास में क्या आया था, केवल चार्ज टू मास रेशियो ही आया था, है ना। ये बात ध्यान में रहे, खाली चार्ज टू मास रेशियो। इलेक्ट्रॉन के लिए चार्ज क्या होता है वो भी नहीं आया, इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है वो भी नहीं आया। तो यहां पर एक एक्सपेरिमेंट और था, मिलिकन मुरी ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। क्या था, है ना, इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है वो निकाला गया था मिलिकन मुरी ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से। चार्ज ऑन इलेक्ट्रोड was calculated by Millikan-Muri oil drop experiment. Millikan-Muri oil drop. मिलिकन और मुरी नाम के दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने मिलकर एक एक्सपेरिमेंट किया, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, जिसको अपन 12th क्लास के फिजिक्स पढ़ने के बाद में समझ पाते हैं। ये मिलिकन मुरी ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट किया, उससे इलेक्ट्रॉन का चार्ज आया था, और उस चार्ज की वैल्यू कितनी आई है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना आया, माइनस में 1.66 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। इतना इलेक्ट्रॉन का चार्ज आया ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से, और उससे मास निकाला गया। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या आ जाएगा, जो आपका चार्ज है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, उसमें डिवाइड कर दिया 1.75 इंटू 10⁻11 का, तो इससे इलेक्ट्रॉन का जो मास आता है वो लगभग आ जाता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। तो ये क्या आ गया, इलेक्ट्रॉन का मास, और ये क्या आ गया, इलेक्ट्रॉन का चार्ज। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन का चार्ज और इलेक्ट्रॉन का मास निकाला गया। तो जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन के लिए चार्ज टू मास रेशियो निकाल दिया था, बाकी इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है वो आया था किसकी वजह से, किसने निकाला, मिलिकन मुरी ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से निकाला गया।
और वहां से फिर इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी पता चल गया और इलेक्ट्रॉन का मास भी पता चल गया, है ना। तो ये एक सिस्टमेटिक अंडरस्टैंडिंग है जे जे थॉमसन एक्सपेरिमेंट, कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट। कैथोड रे की जो प्रॉपर्टीज थी, उन हमें प्रॉपर्टीज ने हमें क्या किया, इस कंक्लूजन पे पहुंचाया कि कैथोड रेज जो है वो सब एटॉमिक पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन जिसको हमने कहा बनी होती है उससे, जिसपे नेगेटिव चार्ज होता है, उसके पास कुछ मास भी होता है, चार्ज और मास की वैल्यू को भी निकाला गया बाद में, है ना। तो ये बहुत ही शानदार एक्सपेरिमेंट माना जाता है केमिस्ट्री के इतिहास में, जिसकी वजह से हम एटम्स को और अच्छे से जान पाए। क्योंकि आप देखते हैं इलेक्ट्रॉन हर जगह काम आता है, पूरी केमिस्ट्री में इलेक्ट्रॉन का जिक्र बिना कोई भी चैप्टर पूरा हुआ क्या बताओ, बिना इलेक्ट्रॉन के जिक्र के, चाहे केमिकल बॉन्डिंग हो, चाहे पीरियोडिक टेबल हो, चाहे आयनिक इक्विलिब्रियम हो, चाहे कुछ भी हो, कोई भी केमिस्ट्री का चैप्टर हो, चाहे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी, रिएक्शन मैकेनिज्म, इलेक्ट्रॉन तो आता ही आता है। तो बिना इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के पूरी केमिस्ट्री जो हम आज पढ़ते हैं वैसी स्थिति में बन पाती क्या, उतनी डेवलप हो पाती नहीं। तो ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण एक्सपेरिमेंट था केमिस्ट्री के इतिहास का, कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट, जिससे हमने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की। समझ में आई बात? ठीक है। तो इस प्रकार ये डिस्कवर हो गया था, और इस वजह से, इस एक्सपेरिमेंट की वजह से जे जे थॉमसन को नोबेल वोबेल भी मिला ही होगा, नोबेल प्राइज तो मिला ही होगा, है ना। ठीक है। तो ये होता है कैथोड रे। अच्छा, मिलिकन मूरी ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट का मैं आपको एक वीडियो दिखा देता हूँ, इसकी कैलकुलेशन अपन नहीं देखेंगे, वीडियो देखिए मिलिकन मूरी ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। इसमें हम ऑयल की ड्रॉप्स का यूज करते हैं। ये एक कंटेनर है जिसमें ऑयल भरा रखा है, इसको अपन जब प्रेस करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, ऑयल की बूंदे आएगी, बहुत सारी ऐसे स्पार्क, एटोमाइजर है ये, तो छोटी छोटी बूंदों में ऑयल को क्या कर देगा, कन्वर्ट कर देगा। इस डिस्क से यहाँ से ऑयल की ड्रॉप गुजरी, तो ये डिस्क क्या करती है, इन ऑयल की ड्रॉप को आयनाइज कर देती है। इन ऑयल की ड्रॉप पे क्या आ जाएगा, आयन आ जाएगा, यानी चार्ज आ जाएगा। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे प्लस रखते हैं, यहाँ पे माइनस रखते हैं, और एक लेंस से इन ऑयल ड्रॉप के एक्सपेरिमेंट, जो ऑयल की ड्रॉप है उनका मोशन ऑब्जर्व करते हैं। तो कोई भी ऑयल की ड्रॉप जिस पे चार्ज आ चुका है, ग्रेविटी की वजह से वो नीचे की ओर फॉल होगी, लेकिन हम इस पे जो चार्ज है, हम नीचे की ओर प्लेट नेगेटिव लगा देते हैं, ऊपर की ओर पॉजिटिव लगा देते हैं, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऊपर की ओर लगेगा, ग्रेविटेशन फोर्स नीचे की ओर लगेगा। एक ऐसा टाइम आएगा जब दोनों पे, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक ऊपर की ओर और ग्रेविटी नीचे की ओर, बैलेंस हो जाएगा। बैलेंस होने से क्या आएगा, क्यू ई बराबर एम जी, तो क्यू बाई एम की वैल्यू क्या आ जाएगी, जी अपॉन ई आ जाएगी। तो ग्रेविटेशन जी का वैल्यू हमें पता होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ई का डिवाइड करेंगे तो चार्ज टू मास रेशो आएगा नहीं आएगा। तो इस तरह से आप एक ध्यान रख सकते हैं। तो इससे इलेक्ट्रॉन का चार्ज निकाल लिया गया और फिर मास भी निकाल लिया गया। तो ये ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट का एक फॉर्मेट है। ठीक है। तो ये चीजें में ध्यान, एक और वीडियो देख सकते हो, ये है मिलिकन, ये जे थॉमसन है, ये तो ये थॉमसन का मॉडल, इस तरह से एनिमेशन देख सकते हो। ये है मिलिकन, इस तरह से देखो एक्सपेरिमेंट रहता है मिलिकन मूरी ऑयल ड्रॉप। हाँ, ये ये ऑब्जर्व कर रहे हैं, या टेलीस्कोप है खाली, वो माइक्रोस्कोप जिससे रे, जो इलेक्ट्रॉन गिर रहा है उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। ये जो दोनों डिस्क है यहाँ पे बैटरी लगा देते हैं, ये एटोमाइजर है, जिससे इलेक्ट ये जो बूंदे होती है तेल की वो क्रिएट होती है। इस होल से जब ऑयल की ड्रॉप निकलती है तो वो चार्ज हो चुकी है, इसमें चार्ज आ जाता है ना। तो चार्ज आएगा तो ग्रेविटेशन फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऊपर की ओर, ग्रेविटेशन नीचे की ओर, और एक विस्कस फोर्स भी इसमें काम में लेते हैं, ड्रैग फोर्स। और हम इसे माइक्रोमीटर की सहायता से देखते हैं कि किस तरह से गिर रहा है। देखो ऑयल ड्रॉप को एक्सरे की मदद से भी क्या कर सकते हैं, यहाँ पे चार्ज करते हैं। एक्सरे भी एक अच्छा तरीका है चार्ज करने का। जैसे ऑयल ड्रॉप में जब एक्सरे से हीट होते हुए गुजरती है तो चार्ज हो जाती है। ये माइक्रोस्कोप, ठीक है। तो इस तरह का
एक्सपेरिमेंट रहता है मिलिकन मूरी ऑयल ड्रॉप, और यहाँ से ये डेटा इलेक्ट्रॉन के बारे में देखो, मिलिकन मूरी इस कंक्लूजन पे पहुंचा था कि जो जो भी चार्ज होता है ना, वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज का मल्टीपल इंटीजर होता है। फिर उसने देखा कि जो भी वैल्यूज आ रही है उसमें जो सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज की वैल्यू आ रही है वो इतनी आ रही है, तो उसने इससे ये कंक्लूजन बैठाया था कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज वाला प्रिंसिपल जो है क्यू बराबर है नहीं, वो मिलिकन मोरी ने ही यहाँ पे कंक्लूजन लेके आया था। ठीक है, आई बात समझ में? ओके, तो ये है मिलिकन मुरी ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। नेक्स्ट क्लास में अपन ये पढ़ेंगे अपनी डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, जिसमें एनोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट होता है। ओके, समझ में आया एक एक चार्ज?